नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। आज देश भर में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यक्रम में शामिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मा अमर अजर है, इसे कोई अग्नि जला नहीं सकती। वीर जवानों के प्रति श्रीमद् भगवत गीता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। यानी ऐसे वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके अजर और अमर होने का उपदेश भी श्रीमद् भगवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ देता है कि आत्मा तो अजर और अमर है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकती, उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती। पुलिस स्मृति दिवस पर पूरे भारत में वीर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आयोजन किया गया था। राजधानी लखनऊ में खासकर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस महकमा यहां पर मौजूद था और 3 ऐसे पुलिसकर्मी थे जो 2022 से लेकर 2023 यानी कि स्मृति दिवस से पहले जिनकी मौत हुई है, वो उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 3 पुलिसकर्मियों में 2 पुलिसकर्मी वो थे जो प्रयागराज में जब अतीक के परिवार पर आरोप था, उमेश पाल हत्याकांड में 2 पुलिसकर्मी, जो उमेश पाल की हत्या की गई थी, उनके साथ जो गनर थे उनकी हत्या हुई थी, उनको भी आज यहाँ पर बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी शहीद परिवारों के साथ सरकार संकल्पित है और उनके पूरा ख्याल रखने के लिए, चाहे उनकी सरकारी नौकरी हो या मुआवजे की बात हो। फिलहाल ऐसे वीर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया है और इसके अलावा कई बड़ी योजनाओं का भी आज जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम में, और कहा है कि कई तरह की योजनाएं यहाँ पर लागू की गई पुलिस के लिए और बजट जो है वो दुगना किया गया है। अब 37 करोड़ से ज्यादा का बजट पुलिस महकमे का है। इसके अलावा 65,000 से ज्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं सिपाही उसकी, और इसके अलावा पुलिस महकमे के लिए लगातार बेहतरी की कोशिश हो रही है। करीब 39 नए थानों का गठन किया गया है अलग अलग उत्तर जिलों में। फिलहाल कई तरह की आज जो योजनाएं हैं उसका भी बखान किया मुख्यमंत्री ने और कहा है कि पुलिस महकमे को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं विजय कुमार, उन्होंने भी कहा है कि हम सिर्फ पुलिसकर्मियों को आज याद कर रहे हैं और हमारे लिए गम का माहौल है क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी हमारे बीच नहीं है। उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है। लेकिन इस पूरे आयोजन में जो बड़े बड़े अधिकारी थे, चाहे वो सिपाही से लेकर डीजी स्तर के क्यों ना हो, लेकिन आज गमगीन जरूर नजर आए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के शहीद पथ पर बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज यहां नौसेना शौर्य संग्रहालय की नींव रखी जा रही है। इसके लिए वाइस एडमिरल को धन्यवाद। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे लिए गौरव का क्षण है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई दम नहीं है, ये गठबंधन बेमेल है, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। और कई अहम मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक सरगर्मियां तेज है, तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 फाड़ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आमने सामने नजर आ रही हैं,
दोनों की दोनों एक आमने सामने कैंडिडेट उतारने पे अब देख रहे उतारू नजर आ रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी लगातार बयान देते हैं कि चिरकुट नेताओं से कांग्रेस जो है बयानबाजी ना करे समाजवादी पार्टी। इसको लेकर तमाम कई सवाल खड़े होंगे और अब ये कहीं ना कहीं भविष्य में जो मजदार है इंडिया गठबंधन का, वो अब कहीं ना कहीं लटकता नजर आ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन अंतिम सांस तक चल पाएगा, अंतिम मोड़ तक चलिए। कई सवाल ऐसे खड़े होंगे। भाजपा भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में कद्दावर मंत्री माने जाने वाले जयवीर सिंह है, इनसे ही बातचीत करेंगे। जयवीर जी, लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव देखा जाए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस में कलह जो एक तरीके से निकल के आ रही है, अब क्या लगता है कि ये बिखराव जो है वो बड़े स्तर पर नजर आएगा? सिद्धांत विहीन समझौते, बेमेल समझौते, जहाँ कोई एक विचारधारा न हो, जहाँ कोई लंबी सोच के साथ एक रूपता कार्य क्षमता कार्यशैली की न हो, इस तरह के समझौते या इस तरह की मित्रता कभी लंबी नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई हैसियत ही नहीं है मध्य प्रदेश में, क्या कर रहे हैं आप? इस तरह की जो भी समझौते होते हैं, गठबंधन होते हैं, वो निश्चित रूप से फलीभूत नहीं होते और बहुत जल्दी धराशायी होते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से केवल इन सबका जो इकट्ठे INDIA के नाम पर जो भी दल इकट्ठे हुए थे, उन दलों का केवल एक नारे के साथ हुए थे, एक सपने के साथ हुए थे कि मोदी हटाओ। कोई कार्य रूपता नहीं, कोई मानक नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं, बेमेल समझौते जिस तरीके से हुए हैं। और जैसे कुछ भी कहे कांग्रेस, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, मोदी को हटाना मेरा एजेंडा है, उसको हम लेके चलेंगे। देखिए, मोदी जी को हटाना या जिताना ये तय करना देश की जनता को, राजनीतिक दल तय करने वाले कौन होते हैं? देश की जनता निर्णय कर चुकी है। देश की जनता हमारे साथ है पूरी। देश की जनता को चाहिए विश्व स्तरीय बनता हुआ ग्लोबल लीडर भारत। लोगों को चाहिए उभरता चमकता दमकता भारत। लोगों को चाहिए तीसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनता भारत। लोगों को चाहिए विश्व गुरु बनता हुआ भारत। लोगों को चाहिए विकासशील भारत से विकसित भारत। लेकिन जयवीर जी, एक सवाल और भी है। जैसे कि इंडिया गठबंधन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम 26-27 दल जुटे हैं, कोई ना कोई कपर फड़ोवल जारी है। लगातार विधानसभा चुनाव भी है, ममता बनी अलग मुंह बाए खड़ी हैं कि हम यहाँ पे नहीं लड़ने देंगे, क्षेत्रीय पार्टियों का अलग अलग हावी है। लेकिन अब एनडीए में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हुई, संजय निषाद की पार्टी, आपने अभी उठा लिया ओम प्रकाश राजभर को फिर से एक बार, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कलह आप में भी है, गुटबाजी? हमारे लिए कोई कलह नहीं। क्यों नहीं है? संजय निषाद, सुन लीजिए, संजय निषाद जनसंपर्क अभियान निकाल रहे हैं आरक्षण को लेकर। एनडीए गठबंधन की कलह इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा समझौता देश की जनता के साथ है। किसी दल की कौन क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के साथ गठबंधन करके अकेली दम पर के मोर देन 50% वोट अकेली दम पर लाएंगे। बाकी चाहे वो हमारे कोई भी अलग अलग नेता हो, प्रतिपक्ष के जो दल हो, अलग अलग लड़ लें, इकट्ठे होकर लड़ लें, गठबंधन से लड़ लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो लगभग 9.5 साल का कार्यकाल देश की जनता ने देखा है, जिस तरीके से देश की प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम हुआ है, विश्व स्तर पर एक ख्याति और छवि ग्लोबल लीडर के रूप में बनी है, उसको देख करके बहुत आश्वस्त है पूरा देश और आगे की देश की तरक्की के लिए भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। अब वो बातें बहुत पुरानी हो गई कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति गणना के नाम पर अब देश बहकावे में आने वाला है। जाति नाम पे तो चलेगा ना। अब कांग्रेस जो मुद्दा रहा है ओबीसी का, जो समाजवादी पार्टी लगातार लेके चली है, अब हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का लंबा समय तक शासन रहा, मुख्यमंत्री भी उसने ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री दिया, लेकिन अब जो है अब मेन मोटिव उसका ओबीसी पे आकर अटक गया है। अब वो ओबीसी की लड़ाई करी, वो कह रही भाजपा बताए हमने तो 3 मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी 4 मुख्यमंत्री दिया, भाजपा कितना मुख्यमंत्री दी, जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है। तो आपको नहीं, और सबसे बड़ी बात सवाल कि आपकी ही पार्टी में एनडीए में अनुप्रिया पटेल अलग लेटर बॉम्ब छोड़ती हैं, वो कहती जातिगत जनगणना होना चाहिए, संजय निषाद अलग संवैधानिक आरक्षण का अभियान निकाले। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ जो जातिवाद वोटर्स है, क्योंकि जाति के नाम पे ही तमाम दल है, तो आपको नहीं लगता ये चोट पहुंचा सकता है अंदरूनी? इन जातिवादी दलों को जनता नकार चुकी है। आज देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग के साथ जो रीति नीति हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, सभी को साथ जोड़ते हुए आप देखेंगे कि जितने भी हमारे विकास की योजना है, लोक कल्याणकारी योजना है, इसमें सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो लोग कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों को नहीं चाहते, सर्वाधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, शहरी आवास हो, मुसलमानों को मिले। पात्रता में जो गरीब है, जो उपेक्षित है,
जिसको लंबे अंतराल के आजादी के समय के बावजूद न्याय नहीं मिला, जिसको विकास नहीं मिला, उसके चेहरे तक विकास की किरणें पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोग जात धर्म में विश्वास नहीं करते, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान करने का काम कर रहे हैं और उसी के परिणामतः हम 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन क्या एनडीए मजबूत है, आप ये मान रहे हैं? मजबूत नहीं है, निश्चित है। जनता का गठबंधन हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ले चुकी है। बहुत धन्यवाद। ये थे जयवीर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार इंडिया डॉट डॉट लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं बिखराव और बिगड़ती बात, ये तमाम संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का एजेंडा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको ही लेकर इस उद्देश्य के साथ बढ़ रहे हैं और हमारे एजेंडे में सर्व समाज है, ना कि कोई जातिवाद। कैमरा शिरकत के साथ मैं जय सिंह लखनऊ। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर अजय राय के बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे दल को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, जो लोग इतना बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान कहीं भी उनकी कुर्सी तक नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ के अखिलेश वाले बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिनके नाम में ही कमल है वो ऐसा ही बोलेंगे। आजमगढ़ से कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो किसी भी दूसरे दल को वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे दल के नेता टिप्पणी कर रहे हैं तो उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि दूसरे दल के लोग भी टिप्पणी करेंगे। और जो जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गठबंधन में कहीं उनकी कुर्सी तक नहीं थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। और नाम देखो इनका कितना अच्छा है, जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव कांग्रेस को हराने और मोदी को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव के मैदान में, उन्होंने कहा। अखिलेश यादव को भाजपा की बी टीम भी घोषित किया है ओपी राजभर ने। साथ ही राजभर ने कहा कि मंच पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा के लोग भाषण देते हैं, लेकिन शाम होते ही योगी और मोदी को सलाम करने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल होकर के हम लोग सट के सहयोग कर रहे हैं 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बात अतिशयोक्ति लगेगी, उदाहरण मैं बता दूं। जिस बात को लेके वो गुस्से में हैं, प्रदेश में, देश में बाई इलेक्शन हुआ, गलती पहले किसने किया? कांग्रेस ने यूपी में समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में प्रत्याशी खड़ा किया और जीता कौन? कांग्रेस को हरवाया और भारतीय जनता पार्टी को जितवाया। इसके पहले एमएलसी का चुनाव था, खुद अखिलेश जी एमएलसी थे, उनके नवरत्न एमएलसी थे रहे और 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए। तीसरा उदाहरण मध्य प्रदेश देख लीजिए। आप एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने बूथ जागरण, जनसंवाद और रात्रि प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव और जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों को जागरूक करने का आह्वान किया। हम लोग बूथ को मजबूत करने के लिए हम लोग जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं ताकि हम अपने लोगों से
जो हमारी विचारधारा के लोग हैं और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उनका जो निर्देश है, लोगों से वार्तालाप करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन करके और उन समस्याओं के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी और हम अपना जो विपक्ष है उसका हम निर्वाह करेंगे। कई और बूथ हैं फर्रुखाबाद जिले में लोकसभा में, क्या और भी ऐसे अन्य बूथों पर भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होंगे? हमारा पहला कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने इको गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी है और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं बच्चों समेत 3 घायल बताए गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको यहां पर यह भी बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जहां पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। मुख्यमंत्री ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए दुख जाहिर किया। तो वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। दरअसल एक अनियंत्रित गाड़ी आगे चल रहे ट्रक से टकराकर पलट गई और इसमें 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सैफई हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। आज सुबह करीब 7 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 82 माइलस्टोन जो थाना कराल क्षेत्र में पड़ता है, एक नेक्सा गाड़ी एक ट्रक से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें से सवार 5 लोगों में से 3 लोग, जिसमें से 2 महिलाएं और एक गाड़ी का चालक है, की मृत्यु हो गई है, जिनकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखाया गया है। और इसमें से एक राजीव झा जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और उनका लड़का आदित्य झा, ये गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके बेहतर इलाज के लिए सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच आपको ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर से रूबरू करा दे। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर, सील वजूखाना एरिया की एएसआई जांच का मामला है और आज दरअसल फैसला संभवतः सुनाया जाएगा। चूंकि दलीलें पूरी होने के बाद पिछले गुरुवार को फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था और जानकारी के अनुसार अब से कुछ ही देर बाद इस मामले को लेकर फैसला आएगा। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दरअसल जो वजूखाने का पूरा परिसर है उस पर रोक लगाई गई है किसी भी प्रकार के जांच पड़ताल को लेकर। लेकिन आज जिला जज क्या फैसला सुनाते हैं, इस मामले को लेकर क्या फैसला आता है, वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरे परिसर का जुलाई के महीने से ही दरअसल सर्वेक्षण चल रहा है एएसआई का। और अगर ऐसे में वजूखाने को लेकर कोई फैसला आता है तो बड़ा सवाल और बड़ी खबर कहीं ना कहीं अपने आप में होगा। हालांकि इंतजार करना होगा कि जिला कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या जो मांग की गई है कि यहां पर भी एएसआई का सर्वे हो, उसको मंजूरी मिलती है या फिर कुछ और फैसला आता है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल आज की बड़ी खबर सबसे, चूंकि जुलाई के महीने से ही एएसआई का सर्वे पूरे परिसर में हो रहा है, वजूखाना परिसर को छोड़कर।